अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, यानी बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, इनके बरक्स जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ा ग्लैंड है, इसलिए इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो है इसके 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स है इसके? 2 लोब्स है, यानी राइट लोब और लेफ्ट लोब। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये राइट थायराइड ग्लैंड है और ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है, और ये दोनों जो लोब्स है या थायराइड ग्लैंड के दोनों पार्ट आपस में अटैच होते हैं एक मसल्स के थ्रू या एक पार्ट के थ्रू, जिसको हम एज़मस कहते हैं। क्या कहा जाता है? एज़मस उसको कहा जाता है, उस मसल्स को। अब ये जो ग्लैंड है ये किस शेप का होता है? यहाँ पर आप देखें, ये पिक्चर में जब आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बटरफ्लाई शेप का है। किस शेप का है? बटरफ्लाई शेप का। और इसको हम एच शेप भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल एच की तरह इसका शेप है, तो हम इसको एच शेप भी कह सकते हैं। अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है? ये प्रेजेंट होता है अराउंड द ट्रेकिया इन फ्रंट ऑफ द नेक, यानी ये हमारा नेक है, यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के अराउंड पाया जाता है। यहाँ पर इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब। अब डियर स्टूडेंट, इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर ये नेक के बिल्कुल सामने और ट्रेकिया के दोनों साइड पे, यानी राइट साइड पे राइट लोब और लेफ्ट साइड पे इसका लेफ्ट लोब मौजूद होता है। अब यहाँ पर मज़ीद आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया के इर्द गिर्द ये इसका एंटीरियर व्यू है, यानी सामने से, जैसा कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ सामने से आपको थायराइड का ये राइट लोब, ठीक है, और ये लेफ्ट लोब इसका नज़र आएगा, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये लैरिंक्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ये इंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू है लैरिंक्स का, और ये एपिग्लॉटिस है जो इस होल को यानी ग्लॉटिस को बंद रखता है, ठीक है। और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पर ये इंटीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर, और पोस्टीरियरली इसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड अटैच होते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायराइड जो कि पोस्टीरियर साइड पर अटैच होते हैं। थायराइड ग्लैंड के साथ पोस्टीरियर साइड पर अटैच होते हैं, तो ये पोस्टीरियर व्यू है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। अब थायराइड हार्मोन्स हमारे पास एक थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन भी 2 किस्म के हैं, एक T3 और एक T4। अब दूसरा जो है वो कैल्सिटोनिन है। कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, मतलब थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, इसको हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। अब ये थायराइड हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकुलर सेल से। अब ये यहाँ पर ये सेल्स जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है। कौन से सेल्स है? फॉलिकुलर सेल्स। अब ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में, इनके बीच में ये सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से? पैराफॉलिकुलर सेल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एक कोलाइड होता है, इनमें क्या होता है? एक कोलाइड मौजूद होता है जिसमें आयोडीन होता है,
कौन सा, आयोडीन इस कोलाइड में पाया जाता है, क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन। इसको क्या कहा जाता है, थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन जो है इसमें आयोडीन पाया जाता है और इससे जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या बनाते हैं, थायरॉक्सिन बनाते हैं, यानी T3 और T4। और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ये थायरोकाल्सिटोनिन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, थायरोकाल्सिटोनिन। अब आगे चलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है, यानी ये एक की बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड का, और ये क्या करता है, बहुत वाइटल रोल्स प्ले करता है हमारे डाइजेशन में और हमारे हार्ट और मसल्स के फंक्शंस में। ये ब्रेन डेवलपमेंट और बोन के मेंटेनेंस में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमें एनर्जी और जो मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में भी किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पर थायरॉक्सिन दो टाइप्स के हैं, यानी जैसा कि पहले आपको बताया T3 और T4। T3 जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये 10% होता है। ये कितना होता है, 10%। और ये एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। और ये मोर पोटेंट होता है देन द T4, लेकिन अमाउंट में ये लेस होता है ब्लड में, और T4 मोर अमाउंट में मौजूद होता है ब्लड में। अब आगे मैं आपको बताता चलूं कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 ये 90% होता है। कितना, इसकी खून में मकदार 90% होती है, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 की 10% होती है। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, और ये लेस पोटेंट होता है। क्या होता है, इनएक्टिव और लेस पोटेंट फॉर्म में मौजूद होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप थायराइड हार्मोन्स देख रहे हैं कि कैसे प्रोड्यूस होता है। थायराइड हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर प्रोड्यूस होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है। हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर इफेक्ट करता है। कौन से लोब पर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर असर करता है, और वहाँ पर थायराइड ग्लैंड T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन यानी थायरोकाल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस T3 और T4 की फंक्शंस क्या है, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी को प्रोमोट करती है। ये हार्मोन्स किसको प्रोमोट करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है इसको ये क्या करती हैं, प्रोमोट करती हैं। इसके साथ ये क्या करती है, ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म को एनहांस करती है, और लीवर में कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को भी प्रोमोट करती है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को क्या करती है, प्रोमोट करती है। इसके अलावा मज़ीद इसके फंक्शंस है, जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसको भी ये क्या करता है, मतलब डेवलप करता है। यानी जो फेटल लाइफ में और इन्फेंट लाइफ में ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेन है यानी नर्वस सिस्टम ऑफ इन्फेंट्स और फीटस का ये डेवलप करते हैं। और अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो तो जो इन्फेंट या फीटस है वो क्या होते हैं, मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, यानी दिमागी तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं।
उसके अलावा ये हमारे मसल्स के डेवलपमेंट पर भी असरअंदाज होते हैं ये हार्मोन। हमारे मसल्स की जो डेवलपमेंट होती है ये इस हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मसल्स को पहुंचती है और मसल्स मतलब डेवलप होते हैं इसके ज़ेर असर। इसके अलावा ये हमारे ग्रोथ को भी प्रोमोट करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्केलेटन की डेवलपमेंट होती है और जो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे मसल्स और हमारे स्केलेटल सिस्टम को मिलती है, और जिसकी वजह से हमारे मसल्स की और जो स्केलेटन की मेटाबॉलिज्म होती है। अब अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है T3 और T4 की, इससे क्या होता है, अर्ली एज में ये परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन काज करता है। क्या करता है, परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन, यानी मेंटली बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं दिमागी तौर पर, रिटार्ड हो जाते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म। और अगर ग्रोथ मुतासर हो जाती है, मतलब ग्रो ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी बच्चे का कद छोटा रह जाता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो ग्रोथ और नशोनमा होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब जो इसका दूसरा हार्मोन है वो थायरोकाल्सिटोनिन है। क्या है, थायरोकाल्सिटोनिन। थायरोकाल्सिटोनिन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। क्या करता है, हमारे खून में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये कैल्शियम लेवल को हमारे खून में डिक्रीज करता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपोकैल्सेमिक इफेक्ट, यानी हाइपो लेस और कैल्सेमिक यानी कैल्शियम, यानी जब खून में कैल्शियम के लेवल को जो हार्मोन डिक्रीज करती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक इफेक्ट। अब ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन बोन डिपोजिशन को इंक्रीज करता है, यानी बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, जमा करता है बोन मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से बोन मजबूत हो जाते हैं। हड्डियों की मजबूती में अहम रोल कैल्सिटोनिन प्ले करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इसकी एक्सक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी किडनी में कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। तो ये दोनों इफेक्ट इसके हैं। लेकिन अगर हम इस हार्मोन्स का जो एंटागोनिस्ट हार्मोन है वो पैराथायराइड हार्मोन है या पीटीएच जिसको हम कहते हैं, वो इसके बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, यानी वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती हैं, बोन्स से कैल्शियम को वापस बोन्स को कैल्शियम से निकालकर खून में शामिल करती है, बोन्स से कैल्शियम को निकालकर खून में शामिल करती है, और जो कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट मतलब मुखालिफ काम करती है। अब आगे चलते हैं, इसके डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड के डिसऑर्डर्स क्या है, द मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर इज हाइपोथायराइडिज्म। इसका जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपो मीन्स deficient or under secretion. So hypothyroidism is a condition in which the thyroid gland is underperforming or producing too little thyroid hormones. यानी हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड अंडर परफॉर्म करती है, यानी लेस थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशंस में क्या होता है, थकावट होती है, यानी फटीग होता है, बंदा जल्दी टायर्ड हो जाता है,
पुअर कंसंट्रेशन सही तरीके से नहीं कर सकता, और उसके अलावा स्किन ड्राई हो जाती है, और कंस्टिपेशन वगैरह यानी कब्ज़ वगैरह भी हो जाता है। इसी तरह कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती हैं, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, और फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाती है। मुख्तलिफ टिश्यूज़ में फ्लूइड रिटेन रहता है, यानी सूजन आ जाती है पेट के आसपास, और बाकी मतलब पाँव वगैरह में भी इसी तरह। उसके अलावा जो है ना एंजाइटी हो जाती है, और एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें हार्ट रेट भी डिक्रीज़ रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी इसमें हार्ट रेट स्लो रहता है। हार्ट रेट क्या रहता है? स्लो, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया, यानी स्लो हार्ट रेट रहता है। क्या रहता है? स्लो हार्ट रेट। अब मज़ीद इसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात ख़वातीन में प्रोलॉन्ग और एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जिसको बाज़ औक़ात डॉक्टर साहिबान मेनोपॉज़ से भी तशबीह देते हैं। हालांकि जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो इस कंडीशन में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ख़वातीन में, जो कि मेनोपॉज़ की तरह ही होती है। लेकिन अगर टेस्ट किया जाए और प्रॉपर तरीके से डायग्नोज किया जाए तो इसका पता चल जाता है कि ये मेनोपॉज़ नहीं बल्कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म लेस कॉमन है, मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म था और हाइपरथायराइडिज्म लेस कॉमन है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, वेट लॉस होता है, इरिटेबिलिटी होती है, और स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना ज़्यादा आता है, और उसके अलावा गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ये पेशेंट। अब सबसे पहले मतलब ट्रिमर इसका एक सिम्टम है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का, कि इसमें पेशेंट ट्रिमर करता है, मतलब हाथ पांव हिलते हैं यूं करके, तो या प्याली वगैरह उठा के तो हाथ कांपने लग जाता है। वो तो एक और बीमारी भी होती है, लेकिन वैसे ट्रिमलिंग होती है। अब मज़ीद आगे क्या होता है? नर्वसनेस होती है इस पेशेंट को, फास्ट हार्ट रेट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, और फास्ट हार्ट रेट को हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। फास्ट हार्ट रेट को क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी 150 प्लस हो जाए, तो उस वक़्त पेशेंट को घबराहट होती है, जिसको पाल्पिटेशन कहा जाता है। अब फटीग, यानी इसमें भी कमज़ोरी होती है और टायर्डनेस फील होती है, पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है। उसके अलावा इंटॉलरेंस फॉर हीट, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि गर्मी बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और स्वेटिंग भी होती है, और इंक्रीज़ इन बाउल मूवमेंट्स, यानी जो इंटेस्टाइन्स के हैं मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट, वो ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज स्वेटिंग, जब गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त होती है तो साथ में गर्मी भी मतलब स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म में भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती थी, सेम हाइपरथायराइडिज्म में भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती है, और एक मरीज़ अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी काम पर। अब अनइंटेंशनल वेट लॉस भी होता है, यानी मरीज़ को मालूम नहीं होता लेकिन उसका वज़न कम हो रहा होता है। अगर किसी मरीज़ का 6 महीने या 3 महीनों के अंदर अंदर 10 से 15 kg वज़न कम हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें
मतलब हाइपरथायराइडिज्म का मरीज़ है और उसको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। उमूमन ये टेस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज में करने चाहिए, क्योंकि अगर टायर्डनेस वगैरह फील हो रही हो, गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो और हार्ट रेट भी तेज़ हो और वज़न भी कम हो रहा हो, तो इस कंडीशंस में डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आपके थायराइड के टेस्ट हो, यानी T3 और T4 का, ताकि इसका लेवल मालूम किया जाए। अगर हो तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल सके या पेशेंट को मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें।